तो चलिए दोस्तों, अब बातचीत होगी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन नाम से ही जाहिर है कि भैया इसका मतलब जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे एक ही जगह से लिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई हेड ऑफिस मान लीजिए सारे के सारे डिसीजन खुद लेता है और अपने जितने भी उसकी ब्रांचेज हैं उनको बोलता है कि आपको मेरी बताई हुई चीज को ही फॉलो करना है, तो यानी ये सारी की सारी ब्रांच एक ही तरीके से सबको फॉलो कर रही है। इज दैट सो और नॉट? तो हेड ऑफिस में ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय इट एंड आर बीइंग फॉलोड बाय द ब्रांच। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी पावर को वहां पर डिवाइड किया हुआ है, पावर को वहां पर डिवाइड किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए ये एक हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस क्या करता है, जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो तो खुद लेता है, जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो तो खुद ले लेता है, और जो उसके बाद के छोटे मोटे ऑपरेशनल डिसीजन है उसके लिए बोल देता है कि चलो ठीक है, ये ब्रांचेस अपने आप उनके बारे में डिसीजन ले सकती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि एक हेड ऑफिस मेजर पॉलिसी डिसीजन खुद ले और बाकी सारे के सारे इन ब्रांचेस को ऑपरेशनल डिसीजन लेने की इजाजत दे दे, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और फेयोल ने कहा कि भैया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फायदेमंद है, लेकिन आपको आखिरकार इनमें से कौन सी चीज को चूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से, अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। सो यहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है जी? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सारी की सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है डिसीजन मेकिंग की वो सब टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में जितनी भी पावर है मेजर वो इनके पास है, लेकिन लोअर लेवल तक उन्होंने काफी सारी पावर्स को डिस्पर्स कर दिया है। ऐसा नहीं रखा कि सब कुछ अपने पास रखा, उन्होंने उसको डिस्पर्स कर दिया, बांट दिया। टॉप से लेके मिडिल लेवल तक कुछ पावर गई, मिडिल से लोअर लेवल तक कुछ पावर गई, अथॉरिटी गई। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? यानी ये डिसीजन लेने की पावर जो है नीचे वाले लोगों को दी गई। आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि टॉप से लेके मिडिल, मिडिल से लेके लोअर तक कोई ना कोई अथॉरिटी दी गई। दैट इज अ फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के हमने वो जो पावर्स दी हुई हैं वो पावर्स हमने डिवाइड की हुई हैं। इज दैट वेरी क्लियर? तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया सेंट्रलाइज्ड करो, लेकिन बड़े लेवल पर अगर हो जाए तो डिसेंट्रलाइज करो। अब ये है तो ये भी बड़ा लेवल कि जिसमें ब्रांचेस इतनी सारी काम कर रही हैं, लेकिन कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे कई बैंकिंग बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ चीजें सब जगह कॉमन रहने की आवश्यकता होती है, तो भैया उस केस में ये सब लोग उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, राइट? सो ऐसी पोजीशन कई बार आ जाती है, लेकिन जनरली देखा जाता है स्मॉल के अंदर आप सेंट्रलाइज रखो और जैसे ही बड़े लेवल पे होता जाए तो भैया डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, ताकि टॉप लेवल को जो है कम से कम जो है ऑपरेशनल चीजों में दिमाग कम लगाना पड़े। करेक्ट? सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज जनरली फॉलोड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को जो है कम काम करना है, डिसीजन मेकिंग करने की उन्हें खास जरूरत है नहीं। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं तो एक ही तरफ से डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो भैया जैसे जैसे साइज बढ़ता है नॉर्मली हम सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की ओर आते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, राइट? अब एसबीआई की ब्रांच की बात करो तो भैया ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कहा कि भाई इतनी हजारों ब्रांचेस है, क्या एक हेड ऑफिस हजारों ब्रांचेस को देख सकता है? नो। मेजर पॉलिसीज बना दी और उन पॉलिसीज के बाद वो सारे के सारे केसेस में जो अपनी अपनी ब्रांच की पावर है वो बांट दी। बड़ा बैंक है बहुत, लेकिन अगर एक छोटा सा सहकारी बैंक है जिसकी मान लो 5-6 ब्रांचेस है तो हो सकता है कि एक ही जगह से सेंट्रलाइजेशन काम हो जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? सो ग्राउंड लेवल पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये वर्क करने वाले नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन में। ग्राउंड लेवल ऑपरेशनल वर्क जितने भी होंगे वहां पर उन लोगों के पास पावर डिसेंट्रलाइज करके डिस्पर्स कर दी जाएगी। So SBI has thousands of branches and each branch is given some decision making authority. This helps to ease the working of the bank while preparing many ground level operations. तो इसीलिए ये काम करते वक्त उन्हें कोई दिक्कत
नहीं आती। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज उतना ही हमें ये काम पावर को बांटने वाला करना पड़ता है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये था 9वां पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे स्केलर चेन की तरफ। बड़ी मज़ेदार चीज़ है और मैंने आपको जैसे पहले भी डिस्कशन के दौरान ये बता ही दिया था कि टॉप से जो है ऑर्डर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं नीचे बॉटम तक, राइट। और नीचे से ऊपर क्या जाता है? बॉटम से अगर हम ऊपर की बात करें तो ग्रीवेंसेस है, रिपोर्टिंग है, ये नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। दिस इज व्हाट इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो फेयोल ने इसी स्केलर चेन को कहा कि भाई एक चेन है, अगर हर कोई इस बॉस के पास आके इससे बात करने लग जाएगा, पूछने लग जाएगा, तो भैया ये अपना मेन काम कब करेगा? इसीलिए इसने अगर कोई इंफॉर्मेशन नीचे फ्लोट करनी है तो भैया एक काम करो, ये अपने इमीडिएट जो इसके नीचे काम करने वाले हैं उनसे बात करेगा और उनको बोलेगा कि तुम अपने नीचे इमीडिएट काम करने वालों से बातचीत करो और उनको ये सारी कहानी समझाओ। तो ए ने बी और सी से बात करी, बी और ई से बात की। अब उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट लेवल पर इसने इससे बात की, इसने इससे बात की। यहां से ऑर्डर्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इधर से ऊपर से नीचे ऑर्डर्स जा रहे हैं, राइट। और अगर मान लीजिए कोई सजेशन आना भी है और नीचे से ऊपर कोई सजेशन जाना है तो डी अपना सजेशन रिपोर्टिंग ओ को देगा, ओ बी को देगा और फिर ऊपर जाएगी बात। यानी ये सेम चीज फॉलो हो रही है कि ऊपर से नीचे आते हैं ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस और बॉटम से जो ऊपर जाते हैं ग्रीवेंसेस रिपोर्टिंग ऊपर जाती है, राइट। और अगर ऐसी कभी सिचुएशन आई कि मान लीजिए ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है और इन दोनों के बीच के लेवल के लोगों को आपस में बात करनी हो तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो ये दो एक लेवल के लोग बात करना चाहते हैं तो भाई दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट, डिस्कशन किया जा सकता है। इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक, प्लैंक लगा देते ना एक, इसीलिए से बोला गैंग प्लैंक, पूरे गैंग की एक प्लैंक है ये। तो दो लेवल के लोग आपस में जब इसमें डिस्कशन कर पाए, इसके बारे में यहाँ बताई गई बात। सो अब इसका मीनिंग के अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे दी जाती है, जिसके पास ज्यादा है तभी तो वो दे पाएगा थोड़ी बहुत, सही बात है कि नहीं। सो द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसी को हम स्केलर चेन कहते हैं। क्या है ये? फॉर्मल नेचर की एक अथॉरिटी है जो टॉप से लेके नीचे लेवल तक जाती है और अथॉरिटी भी जाती है और कम्युनिकेशन भी ऊपर से नीचे जाता है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, कि तुम्हें ये काम करना है। सो जब इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाएगी ऊपर से नीचे तो जाहिर सी बात है इस हायरार्की में ऊपर से नीचे जब जा रही है तो भैया ये ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस ही जा रहे हैं एज वी डिस्कस्ड। जबकि नीचे से ऊपर जब जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया, नीचे से ऊपर जाते वक्त आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग और ग्रीवेंसेस ही जो हैं वो नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर अपने टॉप लेवल के लोगों को वो बताएंगे कि हमने ये काम किया या हमें ये दिक्कत आ रही है। सो एग्जाम्पल के जरिए इसकी बात करते हैं। सपोज सुपीरियर मिस्टर ए हैज 2 लाइन ऑफ अथॉरिटीज। आपको बताया था ना कि देखो 2 लाइन ऑफ अथॉरिटीज है इसके पास, एक ये लाइन चल रही है इधर से और दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी ये है, राइट। ये दोनों से बातचीत करेगा। पहली किसको कंसिस्ट करती है? ए टू बी टू सी टू डी, मान लो, ठीक है कि नहीं। ये ओ नहीं था, ये थोड़ा सी जो है ये कुछ ऐसा मिल सा गया है इसमें। सो दिस इज बी, ए बी सी डी और दूसरी तरफ से ए ई एफ जी चल रही है, करेक्ट। ए टू ई टू एफ जी, ये क्या है? स्केलर चेन है। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन आपस में करना चाहते हैं तो ये नहीं कि भैया पहले तुम इधर से टॉप तक बात पहुंचाओ फिर वहां से नीचे बॉटम तक जाएगी, ऐसा नहीं। ऐसे तो कम्युनिकेशन में बहुत डिले हो जाएगा। इसीलिए गैंग प्लैंक की सुविधा दी गई कि आपस में अपने लेवल पर अगर आपने बातचीत करनी है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वैसे तो स्केलर चेन फॉलो होगी, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी, लेकिन अगर इमरजेंसी हुई तो दो अलग अलग चेन के लोग भी आपस में बातचीत कर सकते हैं, सो दैट टाइम को बचाया जा सके। यही बात हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। आइए देखें। सो गैंग प्लैंक क्या होता है? शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑल कम्युनिकेशन विल फ्लो डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बताया गया भी। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन एफ सी से भी कर पाए। गैंग प्लैंक, करेक्ट। सो सी और एफ देखा जाए तो उनकी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, तो आपस में बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे गैंग प्लैंक कह दें
कि मिस्टर डी सीधा ई से बात कर रहा है। नो, दिस इज नॉट गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक ये नहीं कहलाता। गैंग प्लैंक वो कहलाता है जब दो सेम लेवल के लोग जो है आपस में बात करें। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये दोनों सेम लेवल के हैं, इसीलिए इनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है, किया जा सकता है। गैंग प्लैंक इसे कहा जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में इन्हें अपने जो भी रिस्पेक्टिव हेड्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि हमें आपस में बात करने की जरूरत पड़ रही है। वो अपने अपने हेड्स को इसके बारे में बताएंगे। इस कारण से हम आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि ये काम स्मूथली हो सके। और ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं तो इमरजेंसी की सिचुएशन में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेम लेवल अथॉरिटी के बारे में, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के जितने लोग हैं उनके बीच में होना चाहिए और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव हेड्स को इन्फॉर्म करेंगे। तीसरी बात ये कि इमरजेंसी में ही इसको यूज किया जाए, अदरवाइज टाइम वेस्ट होने के ज्यादा आसार हो जाते हैं। राइट। सो अब आएगा मजा। बहुत ही बढ़िया चीज है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब ऐसा क्या होता है कि आपने किसी इंप्लॉय को रखा, सिलेक्ट किया, अपॉइंट किया और इतना मेहनत करके आप उसे चूज कर रहे हो और जैसे उसके थोड़े बहुत रिजल्ट नहीं निकले इमीडिएटली निकाल दिया। अरे भाई, उसको पर्टिकुलर काम करने के लिए थोड़ा समय तो दो, जॉब सिक्योरिटी तो दो। क्रिकेट में ऐसा होता है कि हाँ आपको आज चांस मिल गया, आज में आपको सब कुछ करके दिखाना है, तो क्या एक मैच में पक्का परफॉर्मेंस हो पाएगी? ऐसा तो जरूरी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी भी पहले मैच में कहाँ चला था भाई? पहली सीरीज में ही नहीं चला वो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या उसे वहीं पर छोड़ दिया गया था? मान लो ये सोचकर उसे छोड़ दिया जाता, स्टेबिलिटी उसे नहीं दी जाती, तो क्या वो आज इतने बड़े लेवल पर पहुंच पाता? नहीं होता। तो जब भी कोई एम्प्लॉइज भी हैं तो उनको एक टेन्योर दिया जाता है कि भाई इतने समय तक ये आपकी सारी सीरीज है, इनमें तो आप खेलोगे ही खेलोगे। अब उसे पता है कि मैं अगर कुछ गलती भी करूंगा तो मैं अगले उसमें सुधारने का मेरे पास कोई ना कोई रास्ता है, मेरे पास कोई ना कोई समय है। तो यहां पर फेयोल ने कहा कि जब भी पर्सनल आपके पास काम करेंगे उनके टेन्योर की स्टेबिलिटी कम से कम आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि हाँ भाई तुम्हें 6 महीने के लिए रखा हुआ है, 6 महीने में तुम रिजल्ट शो करके दिखाओ, नहीं तो फिर छोड़ देंगे भाई। सीधी सीधी बात है। सो ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वॉटेवर। बट ऐसा नहीं भाई तुमने एक पहले महीने काम नहीं किया घर जा, ऐसा नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स को, तरीकों को सीखने में हो सकता है वक्त लग जाए। सो वी हैव टू गिव दैट टाइम टू हिम। सो परफॉर्मेंस के लिए समय दिया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय फेयोल। सो अकॉर्डिंग टू फेयोल, एम्प्लॉय टर्नओवर जो है कम से कम हो, लोगों का आना और जाना जो है कोशिश करो कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए लोग आपके पास टिके। सो पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। पहली बात तो ये, जब उन्हें चुनो तो बड़ी सावधानी से चुनो और उनको जो पोस्ट आपने देनी है वो भी सोच समझ के उनको वो पोस्ट दो और उनके लिए मिनिमम टेन्योर फिक्स कर दो। जी आप इतने समय के लिए तो काम करोगे ही करोगे। उनको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए काम करने की, ताकि उनको रहे कि हाँ यार मुझे मौका मिला है, मैं अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। सो रीजनेबल टाइम शुड बी गिवन टू देम टू show results. This is what is very important, and the stability of tenure is, that is why very very important point. Correct? एग्जाम्पल क्या जी, रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हमेशा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉइज को, ताकि वो बढ़िया उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, बढ़िया वो आउटपुट दे पाए, रिजल्ट्स शो कर पाए, बट दे नीड टाइम टू शो दोज रिजल्ट्स। राइट? एग्जाम्पल मैंने आपको क्रिकेट का दे ही दिया है। देन कम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है मेरे दोस्तों इनिशिएटिव। देखो, हमने अपने एम्प्लॉय को तो ये बोला कि भाई आप ये काम करो, ये बात तय है, लेकिन ये बात भी तय है कि अगर हमने उसे कोई काम करने के लिए दिया है तो ये नहीं कि जैसे हमने बोला वैसे ही करो, लकीर का फिकीर बने रहो, अपना दिमाग मत चलाओ। हम उसे ऐसा कहेंगे तो वो अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि हमने जो उसे प्लान बनाए, हो सकता है वो उसको और बेहतर तरीके से कर पाए, उसका और बढ़िया सजेशन दे पाए, जिसके कारण कॉस्ट घट जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए। बोलो पॉसिबल है कि नहीं? और अगर उसके सजेशन से ऐसा हो जाता है तो भैया फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। सो फाइनलाइज करने से पहले आप अपने वर्कर्स, जो इमीडिएट आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो इस काम को अंजाम देंगे, एक बार उनसे भी सलाह मशवरा कर लो कि भाई ये सब ठीक रहेगा। तो ऐसा अगर करते हैं तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड बाय इनिशिएटिव। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनिशिएटिव का सबसे पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस। वो लोग इनिशिएटिव तब लेंगे जब उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको भी उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा। राइट?
तो आइए इनिशिएटिव के बारे में पढ़े। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि पहला जो काम है आपने इनिशिएट किया हिम्मत से कि हाँ जी बढ़िया काम करेंगे हम। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स, अपने अपने प्लान्स करो, बढ़िया काम करके दिखाओ। और जो गुड कंपनी है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दरवाजे खुले रखती है कि वो सजेशंस दे, वो ये काम कर पाए ताकि कॉस्ट रिडक्शन हो पाए। और अगर उनके कारण ही कॉस्ट रिडक्शन हुई तो भैया रिवॉर्ड करो उन्हें, उनके कारण फायदा हुआ ना। गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय इनिशिएटिव सजेशंस जितने भी आए जिनसे सब्सटैंशियल हमारी कॉस्ट घट सकती है, तो भैया उनको रिवॉर्ड भी करो, ताकि अगर एक बार तुमने उसे अच्छा काम करने के लिए रिवॉर्ड कर दिया तो सारी की सारी टीम बेहतर सोचने लग जाएगी, बढ़िया काम करने लग जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। सो जब भी फाइनलाइज करो प्लान, अपने इमीडिएट जो भी आपके मैनेजर्स हैं उनसे सजेशंस जो हैं हमेशा लो, करो अपनी। अगर आपको ठीक लगता है वो तो बीच में उनको इंक्लूड कर लो, अदरवाइज मत करो, राइट। सो दिस इज व्हाट इज पॉइंट नंबर 11 एंड 12। अब आ गए हम इसके आखिरी पड़ाव पर, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लास्ट 2 प्रिंसिपल्स। फेयॉल के मैनेजमेंट थे मेरे दोस्तों 14 में से 12 हो चुके हैं। अब पहुंचेंगे टीम वर्क की तरफ। कहते हैं देयर इज नो आई इन द टीम वर्क। अगर आप अल्फाबेट्स देखो तो हाँ जी हाँ, इसमें आई कहाँ है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर हम जो समझाना चाह रहे हैं भैया, देयर इज नो आई इन द टीम वर्क, यानी एक ये टीम वर्क है भैया, उसमें मैं जो कहूंगा वो चलेगा, ऐसा नहीं होता। ये टीम वर्क है, मिल करके काम किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर केवल अपनी ही चलाएगा वो, तो भैया वो ब्रदरहुड की फीलिंग गायब हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ टीम गेम। मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है। ये कोई एक टेबल टेनिस का मैच नहीं है कि मैं अकेला खेल रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये कोई चेस का मैच नहीं है कि मैं अकेला खेल रहा हूं। ये कोई बैडमिंटन नहीं है कि मैं अकेला खेल रहा हूं, मेरे साथ कोई टीम नहीं है। सिंगल और डबल होते हैं। डबल में देखो कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क है वहां। सिंगल में अकेला ही चल रहा है। लेकिन भैया अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बात कर रहे हैं, मीन्स कि वहां पर आपस में भाईचारा होगा, आपस में एक दूसरे पर विश्वास होगा। दे विल रिस्पेक्ट फॉर अदर व्यूज। अब दूसरे एम्प्लॉयज के व्यूज को आपने रिस्पेक्ट किया, जितने भी वर्कर है ग्रुप में, तो हर एक का विश्वास बढ़ता है कि हाँ जी हाँ चलो, हम ये नहीं कहते हाँ जी मैं जो कह रहा हूँ वो चलेगा, बल्कि जो सारे के सारे कहेंगे उसको सजेशन को देंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि हाँ यार ये जो हम काम कर रहे हैं ये हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारा काम है। उससे पेनल्टी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई उसे अपना समझ के काम कर रहा होगा। अगर एक बंदा बोलता है कि हाँ, जैसे कैप्टन जब आता है एक क्रिकेट टीम का, और मान लो कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है, तो वो क्या बोलता है, हाँ मैंने ये सोचा, मैंने किया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया। एक तरफ तो मैंने आ रही है सब कुछ, और एक तरफ कहता है कि हाँ हमारी टीम ने बहुत कुछ अच्छा किया, हमने मिल करके प्लान किया था। देन वी थॉट आई की जगह जब वी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए आपकी बातों में, तो ये मैनेजर का बिहेवियर बता देता है कि हाँ यहाँ पर उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके पीयर्स हैं, वो सारे के सारे इसके मिल करके काम कर रहे हैं भाई। जो भी वो काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू दिस कि भैया इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। विल स्टार्ट इट। सो ये सारी की सारी टीम है भैया, मिल करके काम कर रही है। इट इज अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी अमंग वर्कर्स। एस्पिरिट डी कॉप्स बेसिकली टीम वर्क को शो करता है ये, राइट। इट मीन्स डेवलपिंग टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब ही क्या है कि हम दूसरे के विचारों का सम्मान कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस का सम्मान कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ जी हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया किया, राइट। सो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग मिल करके एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, वो सारे एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। मान लो किसी बॉलर ने एक विकेट ले ली, तो ऐसा तो नहीं होता चलो भाई ठीक है विकेट ले ली अब जाओ बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। किसी ने विकेट ले ली तो सारे खुश हो जाते हैं, सारे उसकी तरफ जाते हैं, उसको बधाई देते हैं, पैट ऑन द बैक, ये दिस वी हैव डन वेरी गुड। या किसी एक एम्प्लॉय ने एक एम्प्लॉय बोल दिया, किसी एक मान लो फील्डर ने एक बहुत ही बढ़िया रन आउट किया, अब वो तो अकेले का काम था उसका, डायरेक्ट हिट उसने कर दिया, सारे के सारे उसको कहेंगे, उसको आके
मतलब उसका बूस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस कि हाँ सब यहाँ पर मिल करके काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पुट टुगेदर एज अ टीम, और वो क्या करते हैं, ये टीम वर्क को फोस्टर करते हैं, बढ़ाते हैं, और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है और पेनल्टीज घट जाती हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव स्टडीड। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A manager should always say that we have achieved the target instead of I have achieved the target। जैसे मैंने बताया, replace I with we। जब भी आप बोलोगे मैं मत बोलो, हम बोलोगे हमने किया। Getting this point, this behavior of manager keeps the spirit and cooperation alive among subordinates and make them effective। तो सबको लगता है हाँ हमारा नाम भी इन्होंने बीच में लिया। Are you getting this point? This is very very important for teamwork and for any organization। अब लास्ट आता है बहुत ही बढ़िया, और राहुल द्रविड़ क्रिकेट का एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सब जानते हैं, मतलब नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि राहुल द्रविड़ एक बहुत बढ़िया हमारे बैट्समैन रहे, और क्रिकेट में जब गांगुली अपने हमारे सौरव गांगुली दादा टीम को आगे बना रहे थे तो उनको लगा कि यार अगर हमारे पास 7 प्योर बैट्समैन अगर आ जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस समय धोनी नहीं आया था, उससे पहले की बात है, क्योंकि जो बाकी सारे के सारे हमारे ये विकेट कीपर थे वो तो बहुत अच्छे बैट्समैन थे नहीं। तो फिर दादा ने क्या सोचा कि यार राहुल को बोला जाए भाई तू विकेट कीपिंग शुरू कर। अब विकेट कीपिंग उसने कहा स्कूल के ज़माने में की थी, इतने साल तक की नहीं, लेकिन वो अच्छी कैचिंग करता था, स्लिप में लगातार रहता था, तो उसको वो व्यू था। तो गांगुली को भी पता था, सौरव गांगुली को, कि हाँ इसको जो स्लिप में बैठा है वो सारी की सारी गेम देख रहा है जैसे कि एक कीपर देखता है। तो उसने राहुल द्रविड़ को कहा कि भाई तुम्हें अब कीपिंग संभालनी पड़ेगी ताकि हमारी टीम का बैलेंस बढ़िया हो जाए। 7 प्योर बैट्समैन खिला पाएंगे, हम ज्यादा रन बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 बिल्कुल फर्स्ट क्लास बॉलर तो ऐसे है नहीं जो 50 ओवर में 10-10 ओवर डालें और पूरी टीम को आउट कर दे। उस समय इतने खतरनाक बॉलर हमारे पास नहीं थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉलर्स बहुत बढ़िया आ गए, मतलब नंबर ऑफ बॉलर्स कम थे। अब सिचुएशन ये है कि द्रविड़ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जितना टाइम, भाई टाइम तो हर एक खिलाड़ी के पास उतना ही है, अभी वो सारा टाइम कैचिंग में या बैटिंग में अपना लगाता था, लेकिन कीपिंग में तो भैया ऊपर नीचे भागना दौड़ना सबसे ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सबसे ज्यादा कीपर की वाट लगती है, क्योंकि हर बॉल पर उसे नीचे ऊपर होना है। सो उसका ध्यान सबसे ज्यादा होना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में द्रविड़ मान गए। उन्होंने अपने ये नहीं सोचा कि मेरी बैटिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप ध्यान इधर से उधर अगर लेके जाओगे तो हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर आपने ये छोड़ा तो भैया ये मिलेगा, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन द्रविड़ ने कहा नहीं, मुझे टीम का ध्यान रखना है, टीम को इस वक्त मेरी जरूरत है, तो मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को परे रखूंगा और जनरल इंटरेस्ट को सामने रखूंगा। अपनी टीम के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उन्होंने विकेट कीपर का रोल अदा किया एंड हमारे इंडियन बैटिंग ऑर्डर को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया और उस समय बहुत मैचेस जीते हमने। और कमाल की बात आपको बताता हूं कि उस दौरान जब उन्होंने विकेट कीपिंग शुरू कर दी तो देखो फ्लॉज तो होते ही, ऐसा नहीं होता कि बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर रहे, लेकिन मेकशिफ्ट कीपर की तरह उन्होंने बढ़िया काम किया और बहुत सारे वनडेज खेले और उस दौरान बैटिंग भी बहुत बढ़िया की। तो वो सुपर डुपर हिट विकेट कीपर तो नहीं थे, लेकिन एक बेटर देन एवरेज कीपर रहे। अब क्योंकि इतने समय तक लगातार काम जब बंदा करेगा तो डेफिनेटली कैचिंग उनकी बढ़िया है, करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी और ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर हो गई, बैटिंग में भी और कीपिंग में भी। आज इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कीपर है MS धोनी, लेकिन सेकंड नंबर का जब कीपर पूछोगे ना आप वनडे में तो कौन है? द्रविड़ है। अब सोचोगे अरे ये क्या ऐसा रिकॉर्ड, बहुत सारे नयन मोंगिया से बहुत पुराने विकेट कीपर है, क्या उनकी इतनी कैचिंग ही नहीं है? नहीं भैया नहीं। और इतने उनके मतलब कैचिंग तो होगी, लेकिन क्या उस दौरान उन्होंने इतने रन भी बनाए? तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी उन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर किया। 73, ये मैंने आपके सामने डेटा भी रखा हुआ है, 73 मैचेस में उन्होंने 2300 रन भी बनाए। सो विकेट कीपर बैट्समैन ही इज ओनली सेकंड टू MS धोनी। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट
कि एक व्यक्ति दोनों में काम करने में अब जब भी जाएगा तो उसे लगेगा कि यार टीम को सोचूं या इंडिविजुअल, तो उस समय टीम का ध्यान रखते हुए, जनरल इंटरेस्ट को सोचते हुए उन्होंने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट बना दिया और सुपीरियर किसे बना दिया? जनरल इंटरेस्ट को, टीम के इंटरेस्ट को। सो हर एम्प्लॉय को भी यहां पर यही सोचना है। ये सेम बात जो है फेयोल ने कही कि भाई मैनेजमेंट कहीं पर की बात हो तो ईच एम्प्लॉय मस्ट गिव प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टू व्हाट? टू हिज पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट बाद में, पहले टीम का इंटरेस्ट है, पहले हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपीरियर मस्ट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर अथॉरिटी टू मीट देयर पर्सनल एंड्स। अपनी पर्सनल चीज को सोचने के चक्कर में उन्हें जनरल इंटरेस्ट को भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुपीरियर्स के लिए स्पेशली बात बोली उन्होंने। सुपीरियर्स एट देयर रिस्पेक्टिव लेवल दे मस्ट सेट अप एग्जाम्पल कि भाई मैंने अपनी पर्सनल चीज को छोड़ दिया क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था? टीम को जिताना, ऑर्गेनाइजेशन को जिताना, राइट? इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर वन और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है कि नहीं? पूरे ग्रुप के चक्कर में आप एक व्यक्ति को कहें जी एक व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है और ग्रुप का नहीं सोच रहा, दैट इज वेरी बैड। इज दैट वेरी क्लियर? सो इंडिविजुअल का भले सैक्रिफाइस हो जाए उसके गोल का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। सो एग्जांपल क्या है? एम्प्लॉइज विश टू अर्न मोर व्हाइल वर्किंग फॉर द लीस्ट, कि कम काम में ज्यादा पैसा मिले, वेयर एज कंपनी क्या चाहती है कि मैक्सिमम आउटपुट मिले कंपैरेटिवली टू आवर कॉस्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट पे ज्यादा काम मिले। दोनों पार्टीज जो है उनको अपना पर्सपेक्टिव देखना चाहिए और एम्प्लॉइज को भी देखो अपना भला तो सोच नहीं है, लेकिन जब कंपनी का ही भला नहीं होगा तो तेरा भला कहां से होगा भाई? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ऐसे केस में हर एक एम्प्लॉय को सोचना चाहिए कि भैया अगर कंपनी बढ़िया काम कर पाई तो डेफिनेटली मेरा भी कहीं ना कहीं भला जरूर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 14 के 14 अपने प्रिंसिपल्स पढ़े, दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने आपको एक एक चीज की डिटेल, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल, कई सारी इमेजेस के साथ इसको एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आपको ये लेक्चर दोबारा देखना है अच्छी तरह से, एक एक शब्द को अपने दिमाग में बिठाना है, देन यू विल बी एबल टू डू इट। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं करते हैं समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।